जी हाँ, आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय गणपत सिंह राजपुरोहित फोगेरा। आप राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में प्रोफेसर के पद पर प्रतिष्ठित हैं और लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय गणपत सिंह जी राजपुरोहित फोगेरा। सर्वप्रथम माँ कुबड़ की इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। आज श्री कुबड़ माता जी मंदिर वार्षिक पटात्सव कार्यक्रम के इस मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 निर्मल दास जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ में अतिथि के रूप में विराजमान सभी गणमान्य साथियों और इस पांडाल में बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जनों और प्यारे विद्यार्थियों, महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज का सम्मान हमारे मन में और बढ़ जाता है जब आप शिक्षा के लिए समर्पित होकर प्रयास करते हैं। आपका सम्मान और बढ़ जाता है जब आप समाज को संगठित करने और उनमें एकता स्थापित करने के लिए खुद को झोंक देते हैं। आपका सम्मान और बढ़ जाता है जब आप तटस्थ होकर, आप न्यूट्रल होकर एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में कई बार उस भूमिका में उतर आते हैं। आपका सम्मान और बढ़ जाता है, आपका सम्मान और बढ़ जाता है जब आप इस युवा पीढ़ी में संस्कारों और अध्यात्म की भावनाओं को विकसित करने के सतत प्रयास करते हैं। और आपका सम्मान और बढ़ जाता है जब आप इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाने और उनको मार्ग निर्देशन देने के लिए हम जैसे शिक्षकों को मंच पर बिठाने का जो कार्य करते हैं। आपका सम्मान और बढ़ जाता है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और हम आप समाज पूरा आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह से समाज को डायरेक्शन देते रहें, इसी तरह से समाज के लिए समर्पित होके समाज को सद्बुद्धि का प्रसार करने का कार्य करते रहें। मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूं, पुनः प्रणाम करता हूं और आपकी आज्ञा से मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। मैं कॉलेज में ही था और क्लास चल रही थी, चूँकि 12 से 1 बजे तक मेरी क्लास होती है। इसी दरमियान मेरे पास कॉल आया था। मेरे सारे विद्यार्थी है ये, ओम प्रकाश, जसराज वगैरह सारे, और इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी ये कलम के भी अच्छे धनी हैं, बड़ा अच्छा लिखते भी हैं और बड़ा सभ्य लिखते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर युवाओं का जो व्यवहार होता है वो भी समाज के व्यक्तित्व और चरित्र को दिखाता है। आप अगर युवा लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी अलग तरीके से, गलत तरीके से लिखते हो तो पूरा समाज बदनाम होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान तो सीमित होती है, समाज की पहचान सार्वभौमिक होती है। और इस दौर में जब युवा संयम खो चुका है, जब लिखने के लिए कुछ भी लिख लिया जाता है, जब उसकी अंगुलियों पर नियंत्रण ही नहीं है, उस दौर में जब मैं देखता हूँ तो ओम प्रकाश, जसराज, ये हमारे अजीत जी पुराने स्टूडेंट भी हैं और अब व्याख्याता है, इन सबको जब देखता हूँ तो मैं सारे साथी, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये सारे मेरे से इतने क्लोज जुड़े हुए जैसे मेरे छोटे भाई हो। मैंने छोटे भाई से जितना प्रेम किया इतना इन बालेरा के इन युवाओं से प्रेम किया है। तो इनका कॉल आया कि सर आपको अभी कभी उपस्थित होना। मैंने कहा नहीं, मैं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ, 12 से 1 क्लास लूँगा और 1 बजे क्लास लेने के बाद ही रवाना होऊंगा, उससे पहले मैं नहीं हो पाऊँगा। तो क्लास लेने के बाद रवाना हुआ और आपने जितना बढ़िया तरीके से मेरा परिचय रखा, मेरे ऊपर थोड़ा सा दबाव बन गया। और बालेरा की इस भूमि पर मेरे लिए बोलना थोड़ा और मुश्किल काम है, जब यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी भी इतनी बुद्धिजीवी है कि यहाँ से कोई भी युवा थोड़ा सा भी प्रयास कर लेता तो हमारे से वैसे 10 कदम आगे होता है। मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले 10 साल, लगभग 2005 से शिक्षा के इस क्षेत्र में हूँ। मैं 5 से बालेरा के इन युवाओं के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ। कभी
साथी के रूप में, कभी एक शिक्षक के रूप में, मैंने किसी भी स्तर पे यहाँ की मिट्टी से उपजा हुआ कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं देखा। जिस भी क्षेत्र में जाता है उसकी अलग पहचान होती, वो नेतृत्व भी करेगा ना, तगड़ा नेतृत्व करेगा। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने मुझे लगता है कि मेरे को बात रखते हुए भी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन हाँ, आपने मुझे आमंत्रित किया है एज ए शिक्षक के नाते, तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं बहुत अधिक लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जो इन विद्यार्थियों से संबंधित हैं, कुछ अभिभावकों से संबंधित हैं। वर्ष 2009 से मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सेवा में हूँ। तकरीबन मुझे 17 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए। विभिन्न विभाग देख लिए, कई सारे साथियों को देख लिया। 16 साल से विभिन्न समाजों के कार्यक्रम में भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ। मैंने जो एक चीज़ पाई है वो ये है कि एक विद्यार्थी के निर्माण में 3 वर्गों की बड़ी भूमिका होती है। एक व्यक्ति का निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है उस व्यक्ति स्वयं की। एक बच्चा जब निर्मित होता है तो उसके पीछे वो खुद सबसे बड़ा कारण होता है। समाज और परिवार कितने भी प्रयास कर ले, अगर बच्चा खुद निर्मित नहीं होना चाहता, गलत तरीकों में, गलत आदतों में है, तो कोई उसका निर्माण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के निर्माण में दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है परिवार का। परिवार जैसे उसको संस्कार देता है, परिवार जैसे उसको मॉनिटर करता है, परिवार जैसा उसको मंच देता है, बच्चा उसी जगह पहुंचता है। अगर आप बच्चे को अपनी घरेलू समस्याओं में डाल दोगे तो बच्चा उससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अगर आप बच्चे को पॉजिटिवली एक अच्छा मंच देते और कहते हो तुम पढ़ाई कर, हम तेरे साथ हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं न कहीं अच्छा कार्य करके आएगा। और एक व्यक्ति के निर्माण में तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है समाज का। जैसे बाप जी के इनके नेतृत्व में संगठित होकर जब काम किया जाता है तो समाज उस बच्चे के निर्माण में सहायक होता है। मैं मेरी बात को इस 3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले मैं समाज से बात करूँगा, उसके बाद मैं परिवार से बात करूँगा, और सबसे लास्ट में मेरी बात बच्चों से रहेगी। समाज से हम हैं और हमसे समाज है, ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए। मैं कहीं जाता हूं तो ऐसे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित शब्द जब मेरे से पहले पहुंच जाता है। मैं अभी चेन्नई गया था, भारत के सुदूर दक्षिण में पहुंचा, और मुझे पता चलता है कि मैं तो 9 तारीख को गया था और मेरा व्यक्तित्व और मेरा नाम जो है वो 20 दिन पहले ही वहां पहुंच गया था। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बाद में पहुंचता है, उसका नाम और उसका व्यक्तित्व वहां पहले ही पहुंच जाता है। अब इस नाम को मैं थोड़ा डिकोड करूं तो जो आगे डॉक्टर लगता है, ये मैंने मेरे प्रयासों से अर्जित की डिग्री है। मैंने 5 साल तक जब मेहनत की, जैसलमेर का जब इतिहास लिखा, तो मुझे गवर्नमेंट ने डॉक्टर नाम दिया। बीच का नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया। नाम देते मां बाप है, बनाना खुद को पड़ता है। नाम देते मां बाप है, बनाना खुद को पड़ता है, और पीछे का नाम मुझे समाज ने दिया है। अब आप देखिए, इस नाम के अंदर तीनों का योगदान आ गया। पहले मेरा योगदान आ गया, बीच में परिवार का आ गया, और उसके बाद समाज का आ गया। सबसे आगे डॉक्टर यूज होता है, सबसे अग्रणी पंक्ति में बच्चों आप खड़े होते हो। आपके पीछे आपका परिवार खड़ा होता है और उसके पीछे समाज खड़ा होता है। इसलिए समाज को मैं हमेशा से ऋणी रहूंगा कि इस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, और जब मुझे समाज ने इतना नाम दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस समाज के नाम को और आगे ले जाऊं। जो मुझे विरासत में मिला है राजपुरोहित शब्द, मैं मेरे कृत्यों से और मेरे व्यक्तित्व से इस समाज के नाम को और आगे बढ़ाने का काम करूंगा, तभी मैं उस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। इसलिए समाज के ऊपर मेरा ऋण है और मैं हमेशा से समाज के लिए समर्पित हूं और आगे भी समर्पित रहूंगा। समाज से मेरी आकांक्षा यही है कि आप है वो जरूरतमंद बच्चे हैं समाज में, जहां परिवार हेल्प नहीं कर पाता है, तो मेरी समाज से हमेशा आकांक्षा रहेगी कि उन बच्चों के लिए आप
परिवार बने और उन बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करें। उसके बाद मैं आता हूं परिवार पे। आप सभी अभिभावकों से मैं बात करना चाहूँगा। मैं सिर्फ अभिभावकों को 3 चीज़ें कहूँगा, क्योंकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मैं मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जनों को मैं ज्ञान देता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आज के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, आज के बच्चों की समस्याओं को समझ रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अभिभावकों से बात करनी चाहिए। पहली बात, आप इन बच्चों को 3 चीज़ें दीजिए। इनको पढ़ने का अवसर दीजिए। साल 2 साल होती उसको ये मत कहिए कि पढ़ाई छोड़ अब धंधे पे जा, तेरा कुछ नहीं होना। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की तारीख में नौकरी 25-28 साल से पहले नहीं लगती है। बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित ना करें, उनको अवसर दीजिए। उनको कहिए बेटा 5 साल है तेरे पास, भरपूर पढ़ ले, जितना पढ़ सकता है मेहनत कर ले। 5 साल के बाद तेरे को बिजनेस करना है, जॉब करनी है। अवसर दीजिए उसको। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मेरे एक परीक्षा में हुआ नहीं, घर वाले कह रहे हैं, भाई कह रहा है कि मेरे को काम धंधे पे चलना है। फिर वो बच्चा कई बार बहुत नज़दीक आके भी वो अपने सपनों को उसको मारना पड़ता है। मैं परिवार से कहूँगा कि उन बच्चों को 4-5 साल का अवसर दीजिए। अगर आपके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है तो आर्थिक संसाधन जुटाइए, क्योंकि हम चाय, पानी और अफीम के लिए भी आर्थिक संसाधन जुटा पाने में सक्षम हैं, तो बच्चे की एजुकेशन के लिए भी आर्थिक संसाधन जुटा सकते हैं। हमारे घर के अंदर कितना दुर्भाग्य की बात है कि घर के अंदर हम गाय के चारे के लिए कमरा बना लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए स्टडी रूम नहीं बना सकते। मैं कहता हूं कि एक झोंपा होता ना, वो भी उसको पढ़ाई के लिए बना के दे दो, ताकि वो अच्छा बच्चा पढ़ सके। दूसरी चीज जो हम आपसे मांगते हैं, मैं एज ए आपका बच्चा होने के रूप में बात कर रहा हूं, किसी शिक्षक के रूप में नहीं कर रहा हूं। एक तो हम आपसे अवसर मांगते हैं कि हम आपको अवसर दीजिए आप हमें। दूसरा, जब तक हम पढ़ते हैं आप हमें मोटिवेशन दीजिए। हम फेल हो जाते हैं तो कम से कम आप ये मत कहिए कि उसका बच्चा पास हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, तू क्या कर रहा है। वो अपना पूरा प्रयास कर रहा है, उसके बाद जब वो ये सुनने को मिलता है तो कई बार वो बच्चा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि दुनिया तो सुनाती सुनाती एटलीस्ट हमें ये कहना चाहिए कोई बात नहीं बेटा, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट और ले, नहीं हुआ तो भूख नहीं मरेंगे। अपने बाप दादे भी नौकरी नहीं की थी तो भी नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपसे ये सिंपैथी चाहते हैं कि आप हमें मॉरली थोड़ा सा बूस्ट करें। कम से कम बच्चा डरता डरता घर नहीं आए। कई बार बच्चों को सुसाइड करनी पड़ती माता पिता के टॉर्चर के कारण। ये नीट के अंदर उन कोटा में जितनी सुसाइड होती है उनके पीछे 80% माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि खुद उनका ड्रीम पूरा नहीं होता तब बच्चों को प्रताड़ित करते हैं कि नहीं क्यों नहीं हुआ, इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। जब उसकी क्षमता नहीं है तो उसको इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, कई बार उसको इस प्रकार का कदम उठाना पड़े। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप बच्चों को थोड़ा सा ध्यान भी दें, अवसर दें, साथ दें, और तीसरी बात है वो ध्यान दें। क्योंकि आपने बच्चे को जयपुर भेज दिया या बाड़मेर भेज दिया या जोधपुर पढ़ने भेज दिया, आप बिल्कुल छोड़ देते हो उसको, जबकि हमें पता है कि खेत भी दिन में एक बार जाना पड़ता है, जबकि हमें पता है कि अपनी दुकान चलती तो उस पर भी अपने को बैठना पड़ता है, अपने काम धंधे पर भी अपने को ध्यान देना पड़ता है। हम सीसीटीवी तक लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी को हम कैसे भूल गए कि उसको पैसे दे के छोड़ दिया और महीने महीने पैसे भरवाने से मतलब रखते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ रखा है। ये बच्चा है, गलती कर सकता है। हम चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ता है उसका ध्यान दीजिए, उसका थोड़ा सा ध्यान देने से बच्चा आपकी ध्यान में रहता है, वो मॉनिटर में रहता है। वो गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि कभी भी मेरे रूम में पापा आ सकते हैं, भाई आ सकता है। जरूरी नहीं कि पिताजी ही वहां पे जाए, बड़ा भाई है तो वो भी जाना चाहिए, चाचा का बेटा है तो वो भी जाना चाहिए, मामे का बेटा है तब भी जाना चाहिए कि मेरा भाई पढ़ रहा है, मैं देख के तो आऊं वो कर क्या रहा है। आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो ध्यान नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि कोई भी कृषि हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी आपकी औलाद आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें एक आपके बच्चे के रूप में होने के नाते हम आपसे मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन 3 चीज़ों पर काम करेंगे। अब मेरी आखिरी बात है बच्चों से कि जब समाज और परिवार आपके लिए इतना कुछ करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस परिवार और समाज के नाम को आगे ले जाओ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी समाज और परिवार उसकी युवा पीढ़ी के कारण ही चर्चा का विषय बनता है।
अगर वो युवा गलत कर रहा होता है तो समाज गलत चर्चों में आता है, और अगर युवा सही कर रहा होता है तो समाज अच्छे चर्चों में आता है। इसलिए आप समाज की आइडेंटिटी है। परिवार ने जितना करना था उतना कर लिया है। इनकी उम्र वो नहीं रही कि वो एक नए आयाम स्थापित कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, और आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये तय होगा कि समाज किस ओर जाएगा। इसलिए इस पूरे प्रांगण में बैठे हुए लोगों में सबसे अधिक जिम्मेदारी किसी की है तो वो आपकी है। आपके व्यवहार से, आपके कृतित्व से, आपके व्यक्तित्व से समाज आगे जाना जाएगा। बस इस बात को समझना कि आप जिस समाज से आते हैं वो समाज किस लेवल का समाज है। ये वो समाज है जो राजाओं को परामर्श दिया करता था कि आपको क्या करना है। भारत के अंदर प्राचीन, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो ब्यूरोक्रेसी थी, प्रशासनिक तंत्र था, उसका विवरण हमें वैदिक काल में मिलता है, वेदों में मिलता है। और वेद कितने पुराने, आज दिन तक कोई इतिहासकार नहीं बता पाया है। और उस वैदिक साहित्य के अंदर मिलता है कि राजा का सबसे खास जो कोई मंत्री होता था वो राजपुरोहित होता था, और उस पद पे वो व्यक्ति बैठता था जो उस पूरे राज्य का सबसे योग्य व्यक्ति होता था, जो दूरदृष्टा होता था, जो 100 साल बाद की बात को समझकर राजा को सलाह देता था। हम उनकी संतान हैं। जब हम पुष्यमित्र सुंग को पढ़ते हैं तो आता है कि वहां पर पतंजलि उसका राजपुरोहित था, मनु उसका राजपुरोहित था। हम उनकी संतान हैं, तो हमें हमारा व्यवहार भी हमारे अतीत के अनुसार करना है। तो नौकरी नहीं लगना अलग इश्यू है। मैं कहता हूं कि अगर मुझे पूछे कि एक बच्चे को क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि अच्छा नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि नौकरी तो जरूरी नहीं सबकी लगे कि पूरे भारत में 1.3% लोग ही नौकरी में है। 99% व्यक्ति अपना रोजगार कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं। भूख कोई नहीं मर रहा है। नौकरी जीविका निर्वाह का मात्र एक साधन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और नौकरी पहचान भी नहीं देता। और मैं कई मंच पे कहता हूं कि व्यक्ति पद की शोभा बढ़ाता है, पद व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ाता। व्यक्ति जो होता है ना, वो पद की शोभा बढ़ाता है कि उस पद पे बैठा कौन है, इससे तय होता है कि वो पद कितना बड़ा है। न कि पद के ऊपर बैठने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो बात कहूं वो है कि एक अच्छे नागरिक बनना, आप एक अच्छे संतान बनना, एक अच्छे शिष्य बनना, एक अच्छे भाई बहन बनिए और एक अच्छे समाज के स्तंभ बनिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अच्छे की परिभाषा क्या? अच्छे की परिभाषा ये है कि आप कहीं पर भी ड्रग्स लेते हुए नजर नहीं आओ, आप कहीं स्टेरॉइड के इंजेक्शन डालते हुए नजर नहीं आओ, आप 2 ब्रेड के बीच में विक्स लगा के खाते हुए नजर नहीं आओ। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पे उतरा, परीक्षा देने के लिए गया, तो एक होटल पे एक लड़का बैठा, कोई मेरी उम्र का ही रहा होगा, और एक के बाद एक पैरासीटामोल खा रहा है, ऊपर चाय पी रहा है। और मेरे बैठे बैठे वो 10 पैरासीटामोल खा गया। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मैंने पूछा मेरे एक साथी से, मैंने कहा ये इतनी क्यों खा रहा है, बुखार है क्या? तो कि नहीं, ये ड्रग्स लेता है, इसको ड्रग्स नहीं मिली इसलिए 20-20 पैरासीटामोल खाएगा। उससे भी इसका नशा नहीं बिटा तो ये किसी छिपकली को मार के उसकी पूंछ खाएगा। उसके बाद में भी इसको नहीं मिलेगा, तब गाड़ी के अंदर जला हुआ जो ग्रेस होता है काले कलर का, वो लेके और ब्रेड के बीच में डाल के वो खा जाएगा। वो भी नहीं मिलेगा, तब जो सड़े हुए चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल जो अपन पहनते हैं, उसके पीछ की जो एडी होती है उसको काट के गर्म पानी में डाल के उस रस को ये पिएगा। ये भी अगर नहीं मिला इसको, तो लास्ट में एक सिर पे लगाने वाली बॉम्ब लाके आएगा और 2 ब्रेड के बीच में उस बॉम्ब को डाल के वो बॉम्ब खाएगा पूरा का पूरा सुबह से शाम। और ये भी इसको नहीं मिला, तब हॉस्पिटल में एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन डलवाएगा। और ये भी नहीं मिला तो ये अपने बाप को मार के वहां से पैसे लाके ड्रग्स लेके आएगा। मैं कहता हूं कि अगर नौकरी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन चीजों से बचना आप। इससे आप बर्बाद होते हैं, आपका परिवार बर्बाद होता है और आपकी आने वाली पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। आप फिर मुझे पूछोगे सर और क्या अच्छे व्यक्तित्व के और क्या विशेषताएं होती है? आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा समाज आपसे उम्मीद रखता है। व्यक्ति कुछ नहीं है। मैं आज अगर यहां खड़ा हूं और बोल रहा हूं तो मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण है। अगर यही मैं कोई गलत कार्य कर लूंगा
तो मंच तो छोड़ो, इस गांव के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा कि बाहर ले जा, मॉडो को देखो नहीं रुके। व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, उसके शकल सूरत से, उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके पद से भी नहीं होती। मैं आज प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टरेट किया हूं, सारा ही है, लेकिन एक गलत काम करने के बाद मुझे गांव की सीमा में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंच तो बहुत दूर की बात है। सब ऐसे बाप जी बैठे और इस पवित्र मंच के सामने मुझे मेरे माता पिता समक्ष जो वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने उम्र के 70-60 साल तक झपेड़े खाए हैं, उनके सामने बोलने का अवसर मुझे इसलिए मिल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे कार्य होने चाहिए जो समाज आपसे उम्मीद रखे। और आखिरी बात, अंतिम बात, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, 4-5 साल तक अपना एक मार्गदर्शक चुनिए। हम बैठे हैं, हम आइए ना आप। मैं बाड़मेर कॉलेज में बैठता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सर मैं 50 बच्चों से बात नहीं करता हूँ। बाहर से बच्चे आते हैं, कभी डूंगरपुर से आता है, कोई बीकानेर से आता है, कोई गंगानगर से आता है। मुझे बड़ा दुख होता है, राजपूत समाज का बच्चा 2-4 दिन में एक हद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे समाज के लिए तो मेरा लगाव, हालांकि मैं किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन घर से हमेशा स्नेह अधिक होता है। मान के चलिए आप 10 में से मुझे एक वरीयता देनी पड़ेगी तो मैं समाज को दूंगा। कॉलेज में बैठा हूं, वहां से कल एक बच्चा मेरे से इलाहाबाद से आया, बेचारा 40 घंटे की यात्रा करके, सिर्फ 1 घंटा मिल के वापस चला गया। तब मैं सोचता हूं कि अपनी हॉस्टल तो नेड़ी जाए, यहां से तो 7 दिन में कोई एक बच्चा आता है। तब मैं सोचता हूं कि हमें थोड़ा और एक्टिव होने की आवश्यकता है। आप अपने आदर्श चुनिए, कोई मार्गदर्शक चुनिए और उसके निर्देशन में 3-4 साल धवाकर पढ़ाई कीजिए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जैसी कभी नहीं हो सकती। फिर देखना शानदार रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं भी मिलेगा तो पढ़ के कम से कम आप एक अच्छे नागरिक बन जाओगे, क्योंकि पढ़ाई केवल नौकरी नहीं देती, अच्छा जीवन देती, अच्छे संस्कार देती, व्यक्ति को जीने का तरीका देती है। इसलिए पढ़ाई को केवल नौकरी के हिसाब से नहीं लेना है, बल्कि पढ़ाई को अपने जीवन निर्माण के उद्देश्य से लेना है। और अपने कृतित्व पवित्र और सच्चे रखिए, निश्चित रूप से आप सभी आगे जाओगे। आज सम्मानित होने वाली सभी प्रतिभाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि इस प्रतिभा को उचित मंच आगे 10 साल बाद मिले और ये प्रतिभा यहां पे आके बैठे। तब इस प्रकार के सम्मेलन, सम्मान समारोह के कोई अर्थ निकलेंगे। नहीं तो यही प्रतिभा आगे जाके रोल रुलियार हो जाएगी कॉलेज में, तो ये मार्कशीट है और ये फाइल है, कोई काम की नहीं है, किसी पेटी के अंदर दबा नहीं पड़ेगी।